अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पे जिस पे इस सत्र में विगत सत्र में इस पे चर्चा हो रही है और स्वाभाविक है कि ऐसी परिस्थितियों में जब कोविड पैंडेमिक भी न केवल अपने देश को पूरे विश्व के सामने एक चुनौती बनकर के आई, तो 1975 में हमारी जो एक निर्णय ग्रामीण क्षेत्र के उन महिलाओं के लिए या हमारी गर्भवती महिलाएं हों या उन बच्चों को कुपोषण से मुक्त दिलाने की बात हो, ऐसे ग्रामीण महिलाओं के और उन बच्चों के ठीक से उनका माल न्यूट्रिशन से या उनको न्यूट्रिशियस फूड और कैसे उस बच्चे को एक स्वस्थ के रूप में कर सके, इसके लिए इसका एक निर्माण हुआ। और पूरे देश में आज करीब 1 लाख आंगनबाड़ी वर्कर सेंटर्स के माध्यम से करीब 13.5 लाख हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स और आंगनबाड़ी सहायिका पूरे देश के आज 130 करोड़ की उस पॉपुलेशन में कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारी ये बहनें काम कर रही। आखिर इस आंगनबाड़ी का तात्पर्य क्या था? हम आंगन का तात्पर्य क्या लेते हैं? आज भी हम गांव में अपने घर में कहते हैं कि आंगन है, तो आंगन मतलब कि घर का जो सबसे हृदय स्थल होता है वो आंगन होता है। और घर में उस आंगन में लोग अपने कमरे से या घर में आते हैं तो सबसे पहले उस आंगन में जाते हैं। तो उस आंगन को हमने एक जो आश्रय होता है, तो ये भारत के ग्रामीण परिवेश में उस आंगन आश्रय को हम उसी अवधारणा पे आज इस आंगनबाड़ी को कि जो भारत में ग्रामीण माँ और बच्चों के देखभाल के लिए केंद्र बन सके, बच्चों के भूख से और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के रूप में 1975 से लगातार भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और इस आंगनबाड़ी केंद्र का उद्देश्य भारत के गांव में बुनियादी सुविधाओं या बुनियादी जो उन बच्चों की, उस माँ की स्वास्थ्य के देखभाल को करना एक प्राथमिकता थी, वो एक काम का दायित्व बना। और वो आज भारत के जीवन में या भारत के उस जीवन शैली में एक भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल करने की एक प्रणाली का हिस्सा बन गया। और जो एक लोगों के स्वास्थ्य से बुनियादी जुड़ी हुई चीज है, उस मूल स्वास्थ्य की देखभाल गतिविधियों में उन महिलाओं को परामर्श देना, चाहे गर्भ निरोधक की बात हो या पोषण की बात हो या उसके शिक्षा की बात हो, इन सब चीज़ों को जो पूर्व विद्यालय की गतिविधियों में होता है या उन केंद्रों पे लोगों को किस तरह से न्यूट्रिशंस की बात हो या उनके अंदर प्रोटीन की बात हो, विटामिन की बात हो, रिहाइड्रेशन साल्ट की बात हो या और जो दवाओं की हो, इन सारी चीज़ों की जानकारी उस आंगनबाड़ी वर्कर्स केंद्र से मिलता है। और आप देखिए, अगर 31 जनवरी 2013 तक की रिपोर्ट हम देखें तो उस समय 13.3 लाख कम से कम 1 लाख आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पे ये स्वीकृतियाँ थी और ये केंद्र एक तरह से पूरक पोषण प्रदान करने का काम करती थी। तो आज जो ये काम हमारे एक प्रतिरक्षा का स्वास्थ्य में, चाहे कोई वायरस हो, कोई डिजीजेज हो, उन चीज़ों के लिए या लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए या रेफरल सेवाओं के लिए, उसमें जिस तरह से इनका एक दायित्व है हमारी आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी की सहायिकाओं का, निस्संदेह आज पूरे भारत के लोग और ख़ास तौर से जब कोविड की वैश्विक चुनौती आई, तो भारत आज उस कोविड की चुनौतियों में, उस वैश्विक चुनौतियों में अगर निपटने में एक अच्छे सक्षम ढंग से कामयाब हुआ। और आपने देखा कि दुनिया का जो एक सबसे बड़ा संगठन है स्वास्थ्य के मामले में, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी पूरी दुनिया के इस कोविड पैंडेमिक में जो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, यूरोपियन देश हैं, US देश हैं, उन सबसे की तुलना में भी ये WHO ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
जिस तरह से कोविड की चुनौतियों में लोगों की जीवन की रक्षा के लिए और लोगों की जान की रक्षा के लिए, चाहे अन्य के किसी संकट से, उस चुनौतियों में जो भारत ने निपटने का काम किया है उसकी सराहना पूरी दुनिया में हुआ है। ये आज WHO की रिपोर्ट है। तो निश्चित तौर से आज भारत, चाहे वो कोविड की चुनौती हो या अन्य कोई हमारे उस कोविड के वैक्सीन का सवाल हो, उसमें भी जिस तरीके से हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया है, तो आज जहां बुनियादी तौर से हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी की सहायकों का एक मूल उद्देश्य था या उनका मूल दायित्व था, उनके सामने केवल एक लक्ष्य था कि आंगनबाड़ी केंद्र पे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक करना, स्वास्थ्य के प्रति, उनके बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति उन्हें सुझाव देना कि बच्चों के लालन पोषण में किस तरीके से बच्चों को कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए, उसको खाने में क्या चीज़ें हो सकती हैं या किस तरीके से। लेकिन आज कोविड की उस चुनौती के बाद जिस तरह से हमारी देश की आंगनबाड़ी की हमारी महिलाओं ने काम किया है, और आपने देखा होगा कि आंगनबाड़ी के बाद जिस तरह से इनका एक दायित्व बदला है, जहां वो अपने आंगनबाड़ी के कार्य को संपादित करने के साथ साथ जब प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, चाहे देश के डॉक्टर्स को, देश के आशा बहनों को या एएनएम्स हों या पैरामेडिकल से जुड़े हुए हमारे लोग हों, उनको एक कोरोना वायरस के रूप में संज्ञा दी और जिस तरह से पूरे भारत ने इनको सम्मान किया, तो ये आंगनबाड़ी प्रत्यक्ष रूप से उनसे नहीं जुड़ा हुआ था। आंगनबाड़ी स्वास्थ्य विभाग से नहीं जुड़ा हुआ, आईसीडीएस से है। आज उसकी मंत्री हमारी स्मृति ईरानी बहन है, और जिस तरह से एक पोषण अभियान भी हमारी सरकार आने के बाद आज पूरे देश में एक पोषण अभियान शुरू किया गया है, उस पोषण अभियान के भी जो परिणाम आ रहे हैं, मैं उसको निश्चित तौर से आपके बीच में उसका उल्लेख करूंगा। तो उस पोषण अभियान से प्रत्यक्ष रूप से हमारी ये आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी की सहायिका जुड़ी हुई थी। लेकिन इस आंगनबाड़ी ने कोविड पैंडेमिक में इन कार्यकर्तियों ने, इन सहायिकों ने अपनी जिम्मेदारी केवल उस पोषण अभियान तक या केवल ग्रामीण मां या उन बच्चों के कुपोषण तक के अपने दायित्व को या अपनी जिम्मेदारियों को उन्होंने नहीं निभाया। उससे आगे बढ़कर के जिस तरह से उन्होंने काम किया है, मैं निश्चित तौर से जब देश के तमाम बड़े शहरों में, मेट्रो शहरों में, मुंबई से, सूरत से, दिल्ली से, कोलकाता से, यूपी के गांव में प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे थे, बिहार में लौट रहे थे, बंगाल में लौट रहे थे, उड़ीसा में लौट रहे थे, जहां से भी, जहां चाहे माइग्रेंट लेबर्स हो, प्रवासी मजदूर हो, उस कोविड की लॉकडाउन में, उस लॉकडाउन में जिस तरीके से मजदूरों का पलायन हुआ और लोग अपने गांव में गए, कितनी बड़ी चुनौती थी कि अगर वो अपने गांव में जाएंगे, अगर कोविड के कैरियर बनकर के गए या उस कोरोना वायरस को लेकर के गए, तो जिस तरह से स्प्रेड हो रहा था वो कहीं ना कहीं पूरे गांव को प्रभावित करता। देश में जिस तरह से हमारी 135 करोड़ की आबादी थी, लोगों के सामने पूरी दुनिया इस बात पे कहीं ना कहीं चिंता थी, और लोगों को के सामने यह भी था कि शायद भारत की इतनी बड़ी आबादी, उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी, और इसमें जिस तरीके से चाइना के वुहान से निकला हुआ, उस चाहे वहाँ के लेबोरेटरी से निकला हो, चाहे फिश मार्केट से, वो एक बहस का विषय हो सकता है। लेकिन जिस तरह से कोविड का वो वायरस दुनिया की तमाम देश की सीमाओं को पार करता हुआ और दुनिया के सभी, चाहे यूरोपियन हो, चाहे यूएस हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो या मिडिल ईस्ट हो, सारे देश को जिस तरह से अपने आगोश में लिया, पूरा विश्व ठहराव में आ गया। जिस तरह से चलती हुई रेलगाड़ियां बंद हो गई, उड़ते हुए जहाज ग्राउंडेड हो गए, घरों में लोग कैद हो गए, दिहाड़ी मजदूर अपने घरों में हो गए, लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट हो गया। उस रोजी रोटी के संकट में भी अगर पूरे देश में, जहां एक तरह से कोविड की वैश्विक चुनौती में लोगों को बचाने का काम हमारी सरकार कर रही थी, वहीं ये भी तय किया कि हम इस देश के किसी एक व्यक्ति को
अन्न से या भूख से मरने नहीं देंगे। और आदरणीय मोदी जी, हमारी सरकार ने आज तक 2 साल से 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न और अन्न मुफ्त देने का काम कर रही है, जो शायद पूरे विश्व के लिए एक अपने आप में नजीर है। तो इस तरह से उस जिम्मेदारियों में हमारी आंगनबाड़ी की बहनों ने अपने उस दायित्व के साथ साथ वो जो प्रवासी मजदूर या प्रवासी लोग आ रहे थे अपने गांव में, उन गांव में जो लोग आ रहे थे उनका सर्वे करने का काम भी हमारी इन आंगनबाड़ी की बहनों ने किया। और जिस तरह से वो घर घर जा करके कि कौन लोग बाहर से आए हैं और उनके साथ कि वो अपने को आइसोलेट करें, वो अपने को क्वारंटीन करें, क्योंकि अगर कहीं वो कोविड से या वायरस से अफेक्टेड हैं या पॉजिटिव हैं तो स्वाभाविक है कि वो अपने घर को भी स्प्रेड कर सकते हैं और वो एक महामारी का रूप ले सकता है। ऐसी परिस्थितियों में हमारी इस कोविड की चुनौती में इन्होंने भी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मैं तो इस सदन के माध्यम से एक बार फिर, जब आंगनबाड़ी का काम पुष्टाहार का पोषण अभियान का था, तो उन्होंने देश के उस कोविड की महामारी में एक एक गांव में आंगनबाड़ी की केंद्रों पे बैठ करके नहीं, लोगों के घरों पे जा करके लोगों को जागरूक करने का काम किया है। मैं सदन के माध्यम से उन आंगनबाड़ी की बहनों को बधाई देना चाहता हूं, अपने उन कार्यकर्ताओं, उन सहायिकाओं। और जिस तरीके से डोर टू डोर वो घरों पे जा करके इस कोविड-19 को ले करके उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया और उनको ये कहा कि अगर कोविड से उससे बचना है या कोविड से कोई उपाय हो सकता है, तो जो बात एक हमारा हेल्थ प्रोटोकॉल भी था या हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी कह रही थी कि हर समय जब घर से हम निकलें तो मास्क लगा के निकलें या हम एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कम से कम 2 गज की दूरी जरूरी है और अपने हाथ को साफ करते रहें, एक सैनिटाइजर्स की बात। तो ये जो 3 चीज़ें उस कोविड से बचाने के लिए एक पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया, तमाम राज्यों के सरकारों ने प्रयास किया, लेकिन उसको वास्तविकता के धरातल पे ले जा करके गांव-गांव के लोगों को जागरूक करने का काम, गांव के इस 6 लाख गांव में बसे हुए इस विशाल हृदय देश में उस गांव-गांव तक अगर कोई जा करके इस हेल्थ के कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में अगर किसी ने जागरूक करने का काम किया है तो हमारी आंगनबाड़ी की बहनों ने किया है, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं ने किया, सहायिकाओं ने किया। तो निश्चित तौर से उन्होंने एक जिम्मेदारी बड़ी निभाई कि किस तरीके से लोग अगर बाहर से आए हैं तो अपने को 21 दिन के लिए क्वारंटीन करें। बाद में वो प्रोटोकॉल 15 दिन के लिए हो गया और फिर आपने देखा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को क्या था कि वो जिस तरीके से आंगनबाड़ी केंद्रों पे हमारी गर्भवती महिलाएं आएंगी या पोषण अभियान में उनको हमारे जो न्यूट्रिशियस फूड देने की बात होगी, वो काम इस कोविड की चुनौती के कारण जहां लॉकडाउन था, अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी जान को जोखिम में डाल करके हमारी आंगनबाड़ी की बहनें, आंगनबाड़ी की सहायिकाओं ने जो उन्होंने काम शुरू किया, टेक होम राशन, ये काम भी उन्होंने एक ट्रैक करना शुरू किया कि जाके घर घर उन गर्भवती महिलाएं सेंटर पे आ सकें या हमारी जो लैक्टिंग मदर्स थी वो सेंटर पे आएँ या 2 वर्ष के बच्चे सेंटर पे आएँ। उनके बजाय उनको चाहे टेक होम राशन हो या इम्यूनाइजेशन का काम हो, पहली बार आपने देखा होगा चाहे उत्तराखंड की पहाड़ियाँ हों और चाहे हिमाचल की वादियाँ हों और चाहे जम्मू कश्मीर हो, जिस तरह से आंगनबाड़ी की भी महिलाओं को आपने कई किलोमीटर उन पहाड़ों पे नॉर्थ ईस्ट पे गांव में उस हेल्थ पैरामेडिकल के साथ जाते हुए या हमारे डॉक्टर के साथ जा कर के इम्यूनाइजेशन में सहयोग देने का काम किया है, अपने आप में एक नज़ीर है। और उन्होंने जिस तरह से ये मार्च अप्रैल 2020 से लेकर के आज, जब उस समय शुरू में एक लॉकडाउन में लगता था कि इम्यूनाइजेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा देश एक लॉकडाउन में था, क्योंकि इस कोविड का न कोई उपाय था, न कोई हमारे पास वैक्सीन थी, न कोई वर्ल्ड का कोई मेडिकल या हेल्थ प्रोटोकॉल था। तो स्वाभाविक है कि ऐसी परिस्थितियों में जो एक पूरा हुआ कि
कि इसको स्प्रेड से रोकने के लिए अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे या लोगों से हम अपने को सुरक्षित रख करके सैनिटाइजर या हाथ को सफाई करते रहेंगे और मास्क लगा करके निकलेंगे तो निश्चित तौर से जाकर के तभी हम इसका उपाय कर सकते हैं। और आंगनबाड़ी वर्कर्स विजिटेड पीपल्स हाउस टू नोट द वेट ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन एंड malnourished stunted children because our primary health center is very small and they were advised to not have a large gathering at the center. अगर मिनिस्ट्री से एक एडवाइस गई कि हम पीएससी पे हों या आंगनबाड़ी केंद्र पे हों और उस समय कोविड के प्रोटोकॉल के नाते अगर हम भीड़ नहीं आनी चाहिए क्योंकि उस कोविड का भी स्प्रेड होने का डर था, तो वो वहाँ पे किसी गैदरिंग को या किसी को आने के बजाय स्वयं जाकर के जिस तरीके से हमारी आंगनबाड़ी की बहनें और हमारी सहायिकाएं गईं और इन्होंने केवल ये काम नहीं किया, इन्होंने देयर वाज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा, एएनएम्स सिंस द बिगनिंग। मतलब स्वास्थ्य विभाग की जो हमारी जुड़ी हुई हमारी आशा बहनें हैं, एएनएम हैं, उनके साथ हमारे, मैं बधाई दूंगा अपने इस मंत्रालय को कि आंगनबाड़ी की वर्कर्स ने भी एक कोऑर्डिनेशन स्थापित किया और वो कोऑर्डिनेशन केवल बातचीत से नहीं हुआ, वो कोऑर्डिनेशन व्हाट्सएप के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से आपस में ग्रुप बना और उससे पूरे हर हाउस होल्ड के लिए, चाहे वो सर्वे का करने का हो, चाहे जो भी हमारे उन केसेज के हों, उनमें उन लोगों में समन्वय स्थापित करके हमारे इन आंगनबाड़ी की सहायकी और वर्करों ने काम करना शुरू किया। और इसके बावजूद जहां वो गांव के एक एक घर में जाकर के डोर टू डोर विजिट कर रही थी, उस समय लोग कौन से हालात थे? ऐसी परिस्थितियां थी अधिष्ठाता महोदय कि लोग अगर अपने घर में किसी को कोविड हो गया या कोरोना हो गया तो लोग उस कमरे में नहीं जाते थे, वो खुद जैसे एक अछूत सा हो जाता था और एक किस तरह से आइसोलेशन में या एक क्वारंटीन में वो रहता था। लोग उसको खाना दूर से देते थे, लोग उनके कमरे तक नहीं देते। ऐसी परिस्थितियों में जब आदमी अपने परिवार की देखभाल नहीं कर रहा था, जब उस कोरोना के या उस कोविड के संक्रमण में अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो परिवार का व्यक्ति इस बात की हिम्मत नहीं जुटा पाता था कि हम कैसे इनकी सेवा करें या इनके स्वास्थ्य की देखभाल करें। ऐसी परिस्थितियों में हमारी आंगनबाड़ी की सहायिका या इन बहनों ने, कार्यकर्ताओं ने, उन्होंने जिस तरह से अपने जान को जोखिम में डाल करके कि अपनी जान को जोखिम में डाल करके दूसरों की जिंदगी को बचाने का काम उन्होंने किया और इस संबंध में वो हर माह अपने उस कैंपस में बैठ करके मीटिंग करने का काम करती थी और मीटिंग करके वो जितना भी सरकार की हमारी गाइडलाइंस होती थी उस काम को करने का काम करती थी। तो इसलिए स्वाभाविक है कि जिस तरीके से इन्होंने ऐसी परिस्थितियों में काम किया है, मैं धन्यवाद दूंगा कि इनके लिए भी हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने, मंत्रालय ने, कि किस तरीके से इन आंगनबाड़ी सेंटर्स को अपग्रेड किया जा सके। क्योंकि क्या परिस्थितियां थी, देश में तमाम आंगनबाड़ी सेंटर्स थे जहां पानी की व्यवस्था नहीं थी, ड्रिंकिंग वाटर नहीं था, जहां टॉयलेट फैसिलिटी ना हो। हमारी बहनें आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई हैं, जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती हैं या सहायिका हैं, वो सभी हमारी बहनें महिलाएं। और आप सोचिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी वो काम करती रही कि अगर आंगनबाड़ी इक्विप्ड नहीं है तो इस संबंध में मैं धन्यवाद दूंगा कि भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और उस महत्वपूर्ण कदम से कम उन आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने का काम हुआ। और एक गाइडलाइंस यहाँ से गई, मंत्रालय के द्वारा जो गाइडलाइंस गई, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज से, कि हम 4 लाख आंगनबाड़ी वर्कर सेंटर स्थापित करेंगे नए, और उस 4 लाख आंगनबाड़ी वर्कर्स की बिल्डिंग के बनाने के लिए अक्रॉस द कंट्री हमने महात्मा गांधी नरेगा में हमने इसको प्रोविजन किया। और आपने देखा होगा, इसीलिए कोविड के दौरान जबकि हमारा रेगुलर करीब 37,000 करोड़ का हमने इसी सदन से एनुअल बजट का एलोकेशन दिया था, लेकिन जब कोविड की चुनौती आई और लगा कि लोगों के सामने कि कहीं
शायद इस लॉकडाउन के कारण हम शहरों में मजदूरी के लिए न जा सकें, काम के लिए न जा सकें, तो गांव में ही लोगों के पास काम हो। लोग कोई बिना काम के अभाव में लोगों के सामने खाद्यान्न का संकट न हो, लोगों के सामने अपने परिवार की जीविका चलाने की चुनौती न हो, या लोगों के घरों के समक्ष रोजी रोटी का संकट न हो। इसके लिए 40,000 करोड़ भारत के प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा में उन्होंने और एलोकेट किया कि जिससे किसी गांव में भी कम से कम काम शुरू हो जाए और उस पर लोगों को काम मिले। उसी के अंतर्गत 4 लाख आंगनबाड़ी वर्कर्स बिल्डिंग पूरे कंट्री में बनाने की बात हुई और ये कन्वर्जेंस के साथ हुआ। जो आंगनबाड़ी सर्विसेज ICDS स्कीम है उसके तहत तो ये एक तरह से रिवाइज ज्वाइंट गाइडलाइंस वेयर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लाख AW आंगनबाड़ी वर्कर्स बिल्डिंग across the country under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in convergence with the आंगनबाड़ी सर्विसेज। तो एक इतना बड़ा फैसला हुआ। हमने एक स्वच्छता एक्शन प्लान भी बनाया और अंडर स्वच्छता एक्शन प्लान 10,000 रुपीज पर आंगनबाड़ी वर्कर सेंटर इज प्रोवाइडेड फॉर ओनली ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। हमने अपने भाषण में चिंता की थी, माननीय मंत्री जी ने इसका नोट लिया था कि देश में आंगनबाड़ी सेंटर हैं जहां पे हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी की बहनें वहां काम करती हैं और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के लिए जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए, जो एक बेसिक फैसिलिटी चाहिए टॉयलेट्स की या उनको ड्रिंकिंग वाटर की, वो नहीं है। लेकिन उस बात को सरकार ने संज्ञान लिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन अंडर दिस स्वच्छता एक्शन प्लान 10,000 rupees per आंगनबाड़ी वर्कर कैन is provided for drinking water facility and rupees 12,000 per आंगनबाड़ी सेंटर for toilet facility। आज पूरे देश में जितने भी आंगनबाड़ी वर्कर सेंटर्स हैं वहाँ पे हमने उनके पानी पीने का भी स्वच्छ व्यवस्था सुनिश्चित किया है और हमारी सरकार ने उन बहनों के लिए टॉयलेट भी सुनिश्चित किया है। तो आज हमने एक अभियान चला करके न केवल उनसे आज उस कोविड की चुनौती में हम काम ले रहे थे, बल्कि उनकी भी जो बुनियादी आवश्यकताएं थी उन बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने काम किया। और इसी तरीके से ग्रांट्स किया गया सैंक्शन कि ग्रांट्स आर सैंक्शन फॉर परचेज ऑफ वाटर फिल्टर, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। इससे आप एक सरकार की संवेदनशीलता समझ सकते हैं कि अगर पूरे देश में आज ये 13.5 लाख या हमारी 13,30,000 जो हमारी बहनें, अब तो लगभग 15 लाख हो गई, 15 लाख वो हमारी बहनें जो आज देश के उन छोटे छोटे बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए या उन गांव की ग्रामीण महिलाओं को जिनको शायद ये नहीं मालूम कि क्या क्या टीकाकरण होना चाहिए, कब पोलियो का लगना चाहिए, कब डिप्थीरिया का लगना चाहिए, कब कौन सा इम्यूनाइजेशन होना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी देने का काम हमारी ये बहनें जो कर रही हैं उनके लिए इस तरह की व्यवस्था की गई। और यहाँ तक नहीं, आज पहली बार कभी सोचा है कि एक सरकार देश की लाखों महिलाओं को इसलिए कि वो गांव से जुड़ी हुई हैं, आज ऐसी परिस्थितियों में गांव से अगर जिले तक उनको कोई सूचना देनी है तो शायद पहले तो होता था कि गांव से उनको शहर जा कर के या मुख्यालय पे जा कर के अपने अधिकारियों को या सुपरवाइजर्स को, ADPO को देती। लेकिन आज पूरे देश में एक फैसला लिया हमारी सरकार ने और ये सैंक्शन किया कि सभी आंगनबाड़ी की हमारी जो कार्यकर्ती हैं उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा, जिससे पूरे देश की वो जानकारी अपने जो क्षेत्र में डोर टू डोर जा रही उसको तुरंत अपने ऊपर के अपने सुपरवाइजर्स को, अपने अधिकारियों को दे सके। कोई इमरजेंसी हो तो वो PSC को दे सकती है, CSC को दे सकती है, 108 को बुला सकती है, 102 को बुला सकती है। आखिर इनका बड़ा दायित्व है कि हमारी गर्भवती महिलाओं को चेकअप कराना हुआ तो ये हमारी करती है। और अगर उनको अस्पताल भेजना हुआ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजना हुआ, कहीं उनको रेफर करना हुआ मेडिकल कॉलेज, तो आज देश की सभी उन आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए जो शायद एक सपना है, कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इनको कभी स्मार्टफोन मिलेगा, लेकिन आज
जहां उन्होंने देश में अपनी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका शुरू की, तो वहीं सरकार ने भी एक तय किया कि आंगनबाड़ी वर्कर्स हैव बीन प्रोवाइडेड विद स्मार्टफोन फॉर एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी। उसका मकसद था कि एक मतलब जब इतना एक एफिशिएंट सर्विसेज गांव में दे रही, इतना साधन की कमी हो, इसके बावजूद भी ऐसी परिस्थितियों में उनको कम से कम एक बुनियादी सुविधाएं दी जाएं। और इसी तरीके से उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए गाइडलाइंस एक 13 जनवरी 2021 को हुआ। इसी 13 जनवरी कि सारे जो सेवरल एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो क्वालिटी एश्योरेंस हो, चाहे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ड्यूटी होल्डर्स हो, प्रोसीड्योर ऑफ प्रोक्योरमेंट हो, इंटीग्रेटिंग आयुष कंसेप्ट हो, तो उस आयुष की जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बनने के बाद उन्होंने एक आज इस पैथी पे जोर दिया है। नहीं तो जिस तरीके से पूरे केवल हम एक एलोपैथी के पीछे थे, लेकिन आज जो हमारी पुरानी पद्धति थी वो आयुर्वेद की पद्धति रही हो, होम्योपैथी की पद्धति रही हो, आज उस सब को हमने उस आयुष पद्धति से जोड़ा और उस आयुष पद्धति से जोड़ करके फिर उसमें जिस तरीके से एक हमने ये तय किया कि इसमें डाटा मैनेजमेंट भी हो। आखिर अगर हम पोषण अभियान चला रहे हैं तो पोषण ट्रैकर कैसे कर सकते हैं? जब तक डाटा मैनेजमेंट नहीं होगा और मॉनिटरिंग थ्रू पोषण ट्रैकर नहीं होगा तो ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी? तो आज केवल एक अभियान नहीं चला दिया हमारी सरकार ने, उस अभियान को चला करके हम उस अभियान का लाभ सुनिश्चित तौर से उन लाभार्थियों को, उन बहनों को, उन छोटे छोटे बच्चों को जो भारत के भविष्य हैं और भारत के भविष्य नहीं है, दुनिया की चुनौतियों में भारत को विश्व गुरु बनाने का उनके अंदर ऊर्जा और एक्सीलेंस है, उनके लिए इस तरीके से एक व्यवस्था की गई। और इसीलिए उस ट्रांसपेरेंसी के लिए, एफिशिएंसी के लिए और अकाउंटेबिलिटी के लिए कि कम से कम जो हम एक सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दे रहे हैं, उस सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन को हम सुनिश्चित करें कि आज लोगों को कुपोषित न हो या उनको निश्चित तौर से उस कुपोषण से बचाने के लिए सरकार ने ये भी उस पोषण अभियान में तय किया कि हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देंगे। तो वो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हमारे पोषण ट्रैकर के माध्यम से उसका डाटा मैनेजमेंट हो, उसकी मॉनिटरिंग हो, उसकी ट्रांसपेरेंसी हो और उसकी एफिशिएंसी हो और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हो। और इन आंगनबाड़ी सर्विसेज स्कीम्स में इनके प्रोग्राम्स को अचीव करने के लिए, इनके गोल्स को अचीव करने के लिए, इसको इफेक्टिवनेस बनाने के लिए ये फ्रंटलाइन वर्कर्स को कैसे और इम्प्रूव कर सकें, चाहे वो सर्विस डिलीवरी हो, तो इनको एक ट्रेनिंग के भी माध्यम की गया कि अब इनको एक बार एक तरह से रिफ्रेशर्स कोर्स किया जाएगा, इनको ट्रेंड किया जाएगा और उस ट्रेनिंग के माध्यम से निश्चित तौर से इनमें एक कम से कम एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और इनका भी एक्सपोजर होगा। क्योंकि स्वाभाविक है कि हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं या हमारी सहायिका हैं, उन सब के लिए आज जिस तरीके से ये है, तो इसलिए इस तरह की एक स्कीम्स को किया गया। और ये रेगुलर बेसिस पे हुआ कि जो हमारे इस आंगनबाड़ी में हमारी फंक्शनरीज हैं, उनको एक तरह से लगातार ट्रेनिंग एक रेगुलर बेसिस पे दिया जाएगा, जिससे कि उनमें एक रिफ्रेशर्स कोर्स हो और रिफ्रेशर्स कोर्स के साथ साथ इसलिए जिससे कि जो बच्चों में एक सबसे बड़ी दिक्कत या समस्या है, चाहे वो चाइल्ड हंगर की हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा गांव में बच्चों के साथ क्या है, चाइल्ड हंगर हो या माल न्यूट्रिशन की है। और यही बेसिक जो हेल्थ केयर है गांव में, तो उन गांव में बेसिक हेल्थ केयर के लिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया और उस कार्यक्रम को आज किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, आपने महसूस किया कि हम पूरे भारत में आज ये केवल हम देश में नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उन्होंने भी प्रारंभिक अपने इस बचपन बाल शिक्षा के लिए ECC योजना किया शुरू। तो आज कम से कम उत्तर प्रदेश पहला राज्य है कि जिसने भारत सरकार के, हमारा भी टाइम है इसमें, तो प्लीज आई थिंक सो आई शुड बी अलाउड half an hour already you taken.
हाफ एन आवर, थैंक यू। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हाफ एन आवर सरकार ने ऑलरेडी हैज टेकन। प्रारंभिक बचपन बाल शिक्षा ईसीसी योजना को किया है और इसको सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए 1,70,896 आंगनबाड़ी केंद्रों पे हमने इस योजना को लागू किया है, जिसमें क्या है अधिष्ठाता महोदय, आई थिंक सो डेफिनेटली यू विल बी हैप्पी टू नो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज टेकन इनिशिएटिव और गवर्नमेंट जो कर रही है कि उन सभी केंद्रों पे प्री स्कूल किट से लैस किया जा रहा है। आज हम अपने उन बच्चों को केवल एक स्वस्थ बच्चा नहीं बनाना चाहते, उनको स्वस्थ बच्चा, शिक्षित बच्चा और भारत का एक अच्छा भविष्य की दुनिया की प्रतिस्पर्धा में मुकाबला कर सके, उनको प्री स्कूल किट से लैस करने का निर्णय लिया है, उनको बुकलेट देने का निर्णय लिया है और इनके अलावा उन केंद्रों पे बच्चों के लिए मूल्यांकन कार्ड भी होगा। आखिर कितनी सिंसियरिटी के साथ, निष्ठा के साथ हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उन सरकार पे हम उन बच्चों का समय समय पे इवैल्यूएशन करने का भी काम कर रहे हैं कि उनमें कितना ग्रोथ हो रहा है। ये पोषण अभियान जो चल रहा है या हमारे जो एक मिनट थैंक यू प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो मैं आपसे जैसा कह रहा था कि हमारी नई शिक्षा नीति भी आई, उस नई शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, आखिर क्यों लेके आए? आज उसी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा इस देश में चल रही थी। हम कहते थे कि हमारी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा ये केवल बाबुओं को पैदा करती है, लेकिन आज ओवरऑल जो बच्चों में एक्सीलेंस है, बच्चों में हुनर है, बच्चों में प्रतिभा है, बच्चों में क्षमता है, बच्चों में काबिलियत है, बच्चों में योग्यता है, बच्चों में विद्वता है, आखिर इसको सेव करने के लिए, इनको संवारने के लिए, इनको निखारने के लिए अगर कोई कर सकता है तो ये हमारी नई शिक्षा नीति कर सकता है। और उस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही मैं उस नई शिक्षा नीति के अन्य प्रावधानों की तरफ नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो कम से कम हमारे इन गांव की महिलाओं के साथ, गांव के बच्चों के साथ, ग्रामीण बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, वो कम से कम हमारे, जैसा मैंने कहा, यूपी के 1,70,896 केंद्रों पर चल रहा है, उसी तरीके से एकीकृत बाल विकास सेवा जो हमारी आईसीडीएस है, उसके द्वारा एक पहल नामक की स्कीम शुरू हुई है। और वो पहल जो हुई है, इनिशिएटिव है, वो ईसीसी मैनुअल है। वो मैनुअल हमने स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCRT द्वारा विकसित पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार किया है और इसको कर रहे हैं। और इसी तरह से जो हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं हैं, उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 26 कार्य दिवसों का उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। मैंने पहले ही कहा, तो आखिर आज बदलते हुए परिवेश में उनका दायित्व बढ़ रहा है। आज तो आंगनबाड़ी की बहनें जहां आईसीडीएस से जुड़ी हुई योजनाओं को लागू कर रही हैं, हमारे मंत्रालय के पोषण अभियान को लागू कर रही हैं, वहीं इस कोविड की चुनौती में डोर टू डोर जाके सर्वे करने का काम, अवेयरनेस करने का काम, वहीं वो अगर कोई पल्स पोलियो अभियान चलता है उसमें भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर कोई जनगणना होता है तो जनगणना में भी उनका काम, या जिस तरीके से आज तमाम राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करती है। तो आज एक तरह से उनके पास विविधताएं हो गई हैं, मल्टीफेरेस टाइप की, आज तमाम जिम्मेदारियां निभा रही हैं। और इस जो प्रशिक्षण है, उस प्रशिक्षण में हमारी जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को है, उनको कम से कम महिलाओं और बच्चों से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को अपने जो आंगनबाड़ी के केंद्र हैं उसके माध्यम से या उनके घर पे जाकर के कि किस तरीके से बचपन की देखभाल की जाती है, किस तरह से बच्चों को शिक्षा की गतिविधियों के साथ जोड़ने का काम हो सकता है, किस तरीके से बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण के देखभाल पर ज्ञान हो, समझ हो, कौशल हो। तो ये तीनों चीजें जो बहुत जरूरी है, उससे भी जागरूक करने का काम करते हैं। और इन आंगनबाड़ी केंद्रों पे जहां काम करने के लिए पर्यवेक्षित अभ्यास है,
उसके माध्यम से भी एक कम्युनिटी असेंबली होती है। तो वो एक तरह से सामुदायिक जुटते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, वकालत करते हैं आईईसी के माध्यम से, और आंगनबाड़ी का प्रबंधन और व्यवहारिक अनुभव भी विकसित किया जाता है। तो आज एक आंगनबाड़ी वो केवल एक आंगन आश्रय स्थल नहीं रह गया। आज आंगनबाड़ी को हमारी ये भी कोशिश है कि अब जो हमारे बेसिक के प्राइमरी स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के या अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं, उन्हीं कैंपस में लिया जाए, क्योंकि इस तरह से आपस में एक इंटरलिंक्ड हो जाएंगे कि जहाँ स्कूल है वहाँ बच्चे और बच्चियाँ आती हैं, वहाँ जहाँ पे वो अपनी पढ़ाई करेंगे वहीं उनको आंगनबाड़ी के केंद्रों का भी फायदा मिलेगा। और ये हमारा प्रयास लगातार है। अब तो नाउ हियर इन द टाइम द Other members are, other members, आई थिंक सो प्लीज other members are here. ओनली हाफ एन आवर आई They want to go flight. only I think so 20 minutes more I need only 20 minutes। तो आपको मैं बहुत आभारी हूँ, आप यू आर वेरी काइंड इनफ टू बी कि आप हमको कम से कम एक इतने महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का आपने अवसर दिया है कि जो आज आईसीटी के माध्यम से एक पूरे देश में एक प्लेटफॉर्म बना है कि उस प्लेटफॉर्म पे अपने इन आंगनबाड़ी सेवाओं के क्रियान्वयन के लिए इन केंद्रों पे उसकी निगरानी के लिए एक रियल टाइम डेटा प्राप्त करने के लिए एक ऐसा डिजाइन तैयार किया गया है, और जिसमें हम कहते हैं कि पोषण ट्रैकर प्रबंधन एप्लीकेशंस आंगनबाड़ी केंद्र पे है, और जिसको हम 360 डिग्री पे हमने लिया है। आज आप देखते होंगे 360 डिग्री होती है कि दो ऊपर दो नीचे, तो मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी हम कर रहे हैं, और इसीलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो सेवाएं हैं उससे पूरा लाभ उन ग्रामीण क्षेत्रों को मिल रहा है। आज मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भी अपने इन सामान्य सेवा केंद्रों पे जो सीएससी है, एसपीबी है, या राज्य के केंद्र या शासित प्रदेशों की जो तकनीकी सहायता प्रदान करने वाले नए पोषण ट्रैकर ऐप को डाउनलोड करने का, नए पोषण ट्रैकर ऐप को डाउनलोड करने का काम, और उसके साथ कामकाज के साथ फील्ड कर्मियों को, जो हमारे फील्ड में वर्कर्स हैं, उनको इनपुट आधारित प्रशिक्षण, ये मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें कह रहा हूँ अधिष्ठाता महोदय, पूरे विषय से मैं इसलिए कि मैं आंगनबाड़ी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और लगातार मैं उनके दायित्व को देखता हूँ, उनके साथ मैं निश्चित तौर से लगातार जुड़ा हूँ। मैंने लगातार मानदेय की बात किया और इस सदन में मैंने पहले भी बहुत बार उठाया, प्रदेश में भी मैंने इस विषय को उठाया, और मैं निश्चित तौर से लगातार आज़ादी के बाद से इनके बारे में बात उठती थी, लेकिन अगर पहली बार इनके मानदेय में बढ़ोतरी हुई है और एक अच्छी बढ़ोतरी हुई कि जहां 3,000 रुपया मिलता था 3,000 अब 4,500 मिलता है, तो वो भी मोदी सरकार ने दिया है कि देश की हमारी आंगनबाड़ी की, हमारी उन कार्यकर्ताओं को, उन बहनों को। और जो हमारी सहायिका थी जिनको 2,250 मिलता था, उनको एक मुश्त 3,350 मिलेगा, और जो 1,500 पाती थी उनको 2,250। तो इस तरह से स्वाभाविक है कि मानदेय में भी एक बढ़ोतरी की गई है। मैं पूरे देश की जो हमारे आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती हैं, सहायिकाएं हैं, किन्हीं राज्यों में कठिनाई आई होगी, माननीय मंत्री जी के भी संज्ञान में आया कि एक तरफ वो लगातार अपने कार्य को संपादित कर रही थी, लगातार अपने दायित्व का निर्वहन कर रही थी, और इसके बावजूद कहीं कहीं उनको मानदेय में दिक्कत भी हुई, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं किया कि उन्हें मानदेय मिल रहा है या उन्हें मानदेय नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद भी जिस तरह से वो लगातार अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी जिम्मेदारी को बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण समझा, और वो ये समझते हैं कि हम एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि एक जनरेशन के लिए काम नहीं कर रहे, वो ग्रामीण उन महिलाओं के लिए काम कर रही हैं जिनके गर्भ में बच्चा है, तो एक तरह से वो 2 जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो वो इतनी जिम्मेदार हैं, इतनी गंभीर हैं कि वो गर्भवती महिलाओं जिन्होंने जन्म से पूर्व हो या प्रसव पूर्व हो, उसकी देखभाल करने की आज उनके घर में उनकी सासू माँ हो, इतनी शिक्षित नहीं है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं, अगर आज वो उनको जागरूक करके वो किस तरीके से अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को अच्छे ढंग से देख सकें, उनको पीएससी ले जाना, सीएससी लेकर के जाना, ये हमारी आंगनबाड़ी की महिलाएं अपनी वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभा रही थी। और उसके बाद फिर चाहे
नवजात शिशु हों, चाहे वो नर्सिंग माताएं हों, उनका भी निदान करने का काम, उनके भी देखभाल करने का काम हमारी ये आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता और बहनें करती हैं, सहायिका करती हैं। और केवल पैदा होने तक नहीं, 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को, कि उन बच्चों को जो लगातार हर कई तरह के टीके लगने हैं, तो उन बच्चों को ये सुनिश्चित हो सके कि इनको बच्चों का टीकाकरण हुआ कि नहीं हुआ, वो टीकाकरण कराने का भी काम हमारी ये आंगनबाड़ी की महिलाएं करती हैं और हमारी कार्यकर्ताएं करती हैं। और ये 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं, उनके लिए भी पूरक पोषण। Please conclude. संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी, Other members are also want to speak. हम मतलब हमारी कुछ बातें रह गई महत्वपूर्ण, अगर आप इजाजत Yeah, दें please तो। conclude. Other members also want. नहीं है, अब आज हम कर दें, अगली बार फिर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू साहब। तो ये आज जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी हैं, उनके पूरक एडिशनल न्यूट्रिशन के लिए उसमें क्या करना है, उसमें भी उन महिलाओं के साथ या उन बच्चों के साथ ये नियमित रूप से रेगुलरली उनके स्वास्थ्य की, उनकी चिकित्सा की जांच करना, निगरानी करना, वो भी उनके अपने आप में एक मुख्य जिम्मेदारी है। और उस मुख्य जिम्मेदारी को वो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नहीं अपनी भूमिका निभाती, जैसे एक शिक्षक की भूमिका होती है, एक टीचर की भूमिका होती है, वो एक तरह से टीचर के रूप में अपनी भूमिका निभाती है। और कम से कम 3 साल से 5 साल के जो बच्चे हैं, उस 3 साल से 5 साल के बच्चों को जो पूर्व स्कूल शिक्षा प्राप्त करते हैं, चाहे घर में उनको शिक्षा हो चाहे हो, तो इस तरीके से वो काम करती है। और सबसे महत्वपूर्ण काम अधिष्ठाता महोदय क्या है, आखिर जिस तरीके से मोर्टेलिटी रेट थी, जिस तरीके से एक शिशु मृत्यु दर था हमारे देश में, आज चाहे यूनिसेफ हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र हो विकास हो, आज उन्होंने भी माना है कि भारत ने जिस तरीके से शिशु मृत्यु दर को कम करने का और मातृ को देखभाल में सुधार लाने का लक्ष्य किया है, उसमें आंगनबाड़ी की जो केंद्र बने हैं, उनको भी उनके प्रोत्साहन से और उनके सहयोग से हुआ है। तो आज इस तरीके से जो हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी की सहायिका हैं, वो उन्होंने, और इसकी रिपोर्ट कोई हम नहीं, मतलब तमाम आपने देखा होगा कि एक अंगुल जिला होगा जहां आंगनबाड़ी केंद्र में 2 बच्चों की घटनाएं हुई, मैं उसमें बहुत नहीं जाना चाहता हूं। इसी तरीके से और आंगनबाड़ी के बहुत चीजें हुई। Thank you, Biabal ji. अब आप Rest of the time, our other members wants to speak. Rest of the time, because, please, you already taken 45 minutes. Rest of the time, our other members. टुडे ना Eh? Please conclude. 15 minutes more, if you can permit me, so I can conclude also. Today, if I am standing on my own leg, so I wanted to stand up for next Friday. No, you can conclude now, please. कंक्लूड करना है, अब आप कह रहे हैं तो कर दूंगा, क्योंकि बार बार आप कह रहे हैं। तो मैं निश्चित तौर से जहां अपने इन आंगनबाड़ी के महिलाओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए कह रहा हूं, और जहां 6.44 लाख आंगनबाड़ी वर्कर्स ये सब जुड़ी हैं, मैं अपने माननीय मंत्री जी से भी कहूँगा कि वो खुद एक माँ हैं, खुद एक महिला हैं, और इन आंगनबाड़ी की वर्कर सहायिकाओं की भूमिका को रूप में बहुत नज़दीक से देखा है। और लगातार वो जो भी हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय या अन्य मंत्रालयों ने जिस तरह से जिम्मेदारियां दिया, चाहे पोषण अभियान की हो, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, उनमें उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। तो आज इनके संबंध में मैं कुछ और किसी एलोकेशंस की बात करूं या उनके सर्विसेज की बात करूं, अब अगर मुझे समय दे दें तो मैं थोड़ा सा कर लूँ। अगर आप कंक्लूड करने के लिए कह रहे हैं तो मैं समझता हूं कि कितना समय